ओके, सो अगेन आपका वेलकम है हमारे चैनल योगिन सिंह योगी पे। सर, अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया है, बट अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हमारे सामने आ रहा है, जो सीबीएसई वाला केस है, जिसमें बच्चे ने एक लेके एप्लीकेशन फाइल किया था और उसकी आंसर शीट चेक करी और उसमें इतना ज़्यादा मेस उसका बनाया गया। तो वो पूरा केस क्या है, कैसे है सर, उसके बारे में थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताइए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो शिक्षा जगत से जो खबर आ रही है वो ज़्यादातर नेगेटिव आती है, छोड़ के कुछ अच्छी खबरों के। ज़्यादातर और ज़्यादातर जो सरकार के बिहाफ पे जो उनकी ड्यूटी है उसके बिहाफ पे ज़्यादातर खबरें आती हैं, और जितने तरह की खराब खबरें आ सकती हैं वो उतने तरह की खराब खबरें आ रही हैं। एक तरफ विश्व गुरु, क्या हम विश्व चेला नहीं बन सकते? हमारा ऐसे विश्व गुरु है जिसका कोई चेला नहीं है। और जो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट सेक्टर है, वैसे तो देश में हर सेक्टर इंपॉर्टेंट है, पर शिक्षा जगत जो है वो जो पूरा बेस है पूरी हमारी उन्नति का, प्रगति का, हमारे समाज का, उसमें अगर लापरवाही बरती जाए और उसमें पॉलिसी में मतलब कि एक स्तर पे नहीं, पॉलिसी मेकिंग पे गड़बड़ है, फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन पे गड़बड़ है, फिर उनकी नियुक्त जो वीसी चांसलर्स हैं, नियुक्ति हैं, उनमें गड़बड़ है, एक ही संगठन के लोगों को दिया जा रहा है। फिर जो शिक्षा प्रणाली है उसमें उसके उसमें बहुत संभावना है ठीक करने की। जो जितने स्टेप ले रहे हैं वो ज़्यादातर बिना डिस्कशन के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। फिर एग्जामिनेशन सिस्टम पे प्रॉब्लम है, पहले एग्जाम पेपर बनने में दिक्कत, फिर उसके लीक होने में दिक्कत, फिर उसका कंडक्ट होने पे दिक्कत, फिर उसके जो है रिजल्ट आते हैं चेकिंग है उसमें दिक्कत। तो मतलब कोई स्टेप ऐसा नहीं बचा है जो शिक्षा जगत में शिक्षा से जुड़ा हुआ जिसपे हर तरह की गड़बड़ ना हो। नियुक्तियों में गड़बड़ है, खाली स्थानों की गड़बड़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर की गड़बड़ है। तो कहाँ तक कैसे करें? जिस देश का अगर स्टूडेंट एजुकेशन सिस्टम ही अगर ठीक से ना हो तो उससे उम्मीद नहीं की जा सकती। अभी ताज़ा मामला जो है सीबीएसई का आ गया है, जो पेपर चेक हुए हैं। अभी थोड़े दिन पहले नीट का आया था, जिसमें वो 22 लाख छात्र बैठे थे, तो उसमें लीकेज हो गई थी और उसमें सबके द्वारा री एग्जाम होगा, छात्रों बड़ा प्रभाव पड़ा। उसी से दौरान जो है उसी उम्र के जो बच्चे हैं वो सीबीएसई में 12वीं में बैठे। तो इस बार जो है इसमें भी 17 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट बैठे हैं, 17 लाख मतलब कि 31,000 इस तरह स्टूडेंट बैठे हैं। तो उसमें जो है जो पेपर एग्जाम हुआ तो इस बार नई प्रणाली एक चेकरिंग में इस्तेमाल की, उसको ओएसएम बोलते हैं, ऑन स्क्रीन मार्किंग। तो ये प्रणाली हालांकि 2014 में लागू होनी थी और हमें पर्याप्त टाइम मिल गया था कितना इसको अच्छे से तैयार करके उसकी ट्रेनिंग देके उसको लागू करना चाहिए था, और वो लागू इस साल हुई। और लागू भी इतनी हड़बड़ी में हुई कि एग्जाम से एक हफ्ता पहले इसको घोषणा हुई कि वो एसएम से होगा, और उसकी जो तैयारी थी वो ना तो उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर हुई, ना भले इतने कम दिन के लिए हुई। ज़्यादातर जो टीचर्स थे देखने वाले, चेक करने वाले, और फिर उसके बाद चेकिंग के बाद जो आंसर शीट के बाद जो रिवेल्युएशन है, जैसे मूल्यांकन कहते हैं, या रीचेकिंग ऑफ नंबर, जो टोटलिंग ऑफ नंबर से जुड़ा हुआ है, वो सब होना था, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाई। तो ये और मतलब कि 17 लाख स्टूडेंट बैठे इस बार। तो 17 लाख उसमें से 4 लाख स्टूडेंट्स ने तकरीबन आंसरिंग शीट मांगी है। तो और उसमें से जो है आंसरिंग शीट मांगी उन्होंने 11,38,000 स्टूडेंट्स ने, और उसमें से तकरीबन 9 लाख मतलब कि 8,98,000 लोग स्टूडेंट्स को ही मिली है। अभी 3 लाख स्टूडेंट को तो आंसर शीट ही नहीं मिली है। तो और ये जो आंकड़ा है पिछली बार से 4 गुना है। 2025 में आंसर शीट मांगने वाले स्टूडेंट 1,31,000 थे और उन्होंने 2-2.5 लाख के करीब आंसर शीट मांगी थी, जिसमें 50,000 का ही मूल्यांकन मांगा था। इस बार बढ़ के ये 4 गुना हो गया, मतलब कि तकरीबन हर चौथा स्टूडेंट को सीबीएसई पे विश्वास घट गया, इतने सारे लोगों ने मांगी। तो जब स्टूडेंट्स को सीबीएसई पे इतना शक है कि तकरीबन 24-25% स्टूडेंट्स ने उस आंसरिंग शीट मान ली है, तो इसका मतलब लो कि कितना गहरा विश्वास है, मतलब कि विश्वास की कमी है, सॉरी। तो ये स्थिति हुई, तो ये हड़बड़ाहट हुई और उसमें रिवैल्यूएशन की शिकायत भी आ रही है। तो जितने तरह की शिकायतें, जितने तरह की अनियमितता हो सकती है, वो सारी अनियमितता इसमें हुई 12वीं। सर, शिक्षा से रिलेटेड कई सारी ऐसी ट्रेजेडीज होती रहती हैं जिसमें हमें नई नई चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो इसके क्या कारण है, थोड़ा उस पर बात करिए और हमारी ऑडियंस को समझाने की कोशिश करिए। देखो कितने तरह की अनियमितता हुई हो, तो मैं कारण तो सीधी सीधी बात है कि प्रायोरिटी की बात है। इस जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है या जो प्रेजेंट सरकार है, उनकी प्रायोरिटी कुछ और है। शिक्षा मंत्री को क्या नाम है,
इलेक्शंस के प्रभारी बना दिया, कभी बंगाल का, कभी उसका, मतलब उसको लगातार इलेक्शन जीतने के लिए बनाए थे। अगर आप वो संगठन के काम में इतना ही अच्छा है तो उसको मुक्त करके संगठन के काम में लगा जाए, किसी फुल टाइम एजुकेशन मिनिस्टर को लगाया जाए। और उसके बाद उसी से बात देखो कि बल्कि ना तो बयान देते हैं, ना इस्तीफा देता है कोई, ना किसी की जिम्मेवारी थी। बीच में जो नीट का जो डीजी है वो 1.5 साल तक उस पद पे कोई डायरेक्टर जनरल ही नहीं था। तो मतलब कि उनकी प्रायोरिटीज ही कुछ और है। मतलब कि देश में एजुकेशन और इस टाइम जो एग्जाम चलने की बजाय बकरे कटेंगे नहीं कटेंगे, कैसे पशु कटेंगे, कल ईद है, उस पर ज्यादा चर्चा है एजुकेशन की। तो जो प्रायोरिटी नहीं होगी तो इस तरह के रिजल्ट आएंगे। और जहां तक आपने बताया कि क्या क्या गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ियां हर तरह की हुई है। जैसे पहले तो ठीक से ट्रेनिंग नहीं दी, ठीक से टाइमिंग नहीं दी। और उससे पहले भी जो है सीबीएसई के जो अपना जो बोर्ड था उनका, उसकी मीटिंग में जो वो बोर्ड मेंबर है, सीबीएसई ने अपने जो गवर्निंग बॉडी के जो मेंबर थे उनकी रिकमेंडेशन नहीं मानी। गवर्निंग बॉडी ने रिकमेंड किया था कि इस ओएसएम को लागू करने से पहले इसका पायलट प्रोजेक्ट बनाया जाए। 29 जो डिस्ट्रिक्ट है, 29 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ पहले इसको पायलट प्रोजेक्ट से इम्प्लीमेंट किया जाए, फिर देश में लागू किया जाए। उनकी रिकमेंडेशन नहीं मांगी। फिर ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं दी। ट्रेनिंग दी तो हफ्ता 10 दिन की दी। टीचर्स उसको अडेप्ट कर पाए नहीं कर पाए, वो चेक नहीं कर पाए। फिर एक हफ्ता पहले हड़बड़ाहट में एग्जाम से एक हफ्ता पहले डिक्लेयर कर दिया। और अगर तो ये जो है, और फिर जब सामने रिजल्ट आए और जब बच्चों ने पेपर दिए, तो पेपर के बाद जब चेकिंग हुई तो जब आंसरिंग शीट बच्चों ने मांगी जो 9 लाख बच्चों को मिली, उसमें कई तरह की गड़बड़ मिली। पहली गड़बड़ तो कुछ इस तरह की मिली कि बच्चे की फ्रंट जो पेज है तो उनका है, रोल नंबर उनका है, और आंसर शीट किसी और की है। तो बच्चे इस बात से हैरान हो गए कि किसी और के आंसर शीट का अगर उसके नाम नंबर दे दिया जाएगा तो फिर कैसे बात बनेगी। दूसरी गड़बड़ ये देखी गई कि कई बच्चों ने जो है 3-3 4-4 सप्लीमेंट शीट्स मांगी थी। तो किसी में एक शीट आई, किसी में 2 आई, किसी में 2 शीट आई, 3 शीट आई नहीं। तो वो बड़ी प्रॉब्लम आई। फिर स्कैनिंग का जो क्वालिटी थी वो इतनी ब्लर थी कि टीचर्स को जांचने में बड़ी दिक्कत हुई। टीचर्स ये कहते हैं कि ब्लरिंग में इतना ज्यादा था कि उसमें क्वेश्चंस को या तो क्वेश्चन छूट गए या क्वेश्चन दिखे नहीं ठीक से। तो वो टीचर के विवेक पे है कि वो कितना नंबर दे, या कुछ नंबर क्वेश्चन छूट गए तो वो नंबर खत्म हो गए। और ब्लरिंग की वजह से जो स्टेप वाइज मार्किंग होती, खासतौर से फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, उसमें कई स्टेप्स दिखे नहीं या कुछ छूट गए या मिस हो गए, तो उससे भी बच्चों के नंबर कट गए। तो मतलब कि कोई हर तरह की गड़बड़ हुई। और कि बच्चे मतलब कि इतने परेशान हुए कि बच्चों के भविष्य से मतलब कि जैसे बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया। जो फिर चेकिंग, फिर जो बच्चों ने जब रीवैल्यूएशन और उसकी भरी, तो उसमें पैसे कटने में भी बहुत दिक्कत आई। पैसे 100 कहीं 100 कटने से लेकर 700 रुपए तक कटने थे। तो पैसे कटने के बाद भी कंफर्मेशन नहीं आई। तो बच्चों को पता ही नहीं चल पा रहा, अपडेट ही नहीं हो पा रहा कि हमारे पैसे कट गए, तो रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी। और रीवैल्यूएशन में भी सब कुछ गड़बड़ हुई। तो इस तरह की बातें हुई। और मतलब कि इसके बीच में भी सोशल मीडिया पे जो हमारे देश की मानसिकता बनाई है, वो भी, जो सबसे पहले एक बच्चे ने, वेदांता जो श्रीवास्तव है, जिस बच्चे ने कहा कि ये जो फ्रंट पेज है जिस पे रोल नंबर वाला है वो तो मेरा है पर आंसर शीट मेरी है नहीं, तो उसको भी ट्रोल किया गया। उसको कहा ये तो पाकिस्तान से खबर आई है, ये साउथ एशिया से खबर आई है। उन लोगों को पूछो साउथ एशिया में इंडिया आता है कि नहीं आता। और वो बच्चा बाई चांस हिंदू है और उस जाति का है, श्रीवास्तव है। अगर वो मुस्लिम होता तो क्या दिक्कत होती। तो मतलब कि हर लेवल पे जाके बजाय जहाँ बीमारी है उसको ठीक करने के बजाय सारे मसले को दूसरी तरफ ले गए। तो ये सारी मसले जो हैं, इतने तरह की समस्या आई कि इसका फिर तारीख उसकी 27 तारीख लास्ट डेट दे दी कोई रिवॉल्यूशन की। वो तारीख निकल गई, लोग अभी तक बीच में अटके पड़े। टेक्निकल इतनी गड़बड़ है। ज़्यादातर टीचर्स जो हैं वो उससे सॉफ्टवेयर से अनअवेयर थे। तो मतलब कि कुल मिला के सारा ही गड़बड़ घोटाला था। जो 12वीं के बच्चे जो इतने सिंसियर से पढ़ाई कर रहे थे, उन सब के साथ ये जो है गड़बड़ हुई। कितने बच्चों ने ऐसे कर लिया है कि नीट कर लिया है, जेई क्लियर कर लिया है, और वो जो उनके पेपर यहाँ 48%, 50% आ रहे हैं। जो बच्चे कह रहे थे कि हमारे 95-98% है, कभी किसी पेपर में नंबर कम नहीं है, उनकी पूरी फैमिली कह रही है उसके, क्योंकि उन सब एग्जामों में मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 75% है, जो एलिजिबिलिटी है। तो उनके 75% नहीं आएंगे यहाँ पर, तो डेफिनेटली वहाँ वो जो मेडिकल और इंजीनियरिंग वगैरह में जाएंगे वहाँ उनको दिक्कत आएगी। तो और 12वीं का टाइम पे जो ये किया, तो मतलब उस टाइम ये बड़ी क्रूशियल स्टेज होती है। तो इतने तरह की सब गड़बड़ियाँ, और अभी मैं पूरी कवर नहीं कर पा रहा, मैं बहुत सारी गड़बड़ियाँ मेरे से छूट गई, कहाँ कहाँ तक ढूंढे। तो ये बाद में पता चला कि कितनी गड़बड़ी हुई, इसका कोई मतलब कि अंत नहीं है।
जी सर। सर ये चीज़ें रिपीटेड होती हैं, हमें आए दिन कभी पेपर लीक है, कभी कुछ है, ऐसी न्यूज़ आती रहती हैं। तो इसका क्या सल्यूशन हो सकता है या भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए क्या चीज़ें करी जाएँ? उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो उसमें देखो बात ये है कि अभी तो करंट बात हम इसी कह लेते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जाए, क्या इसका भविष्य भविष्य तो देखो, अगर ये यूं ही चलता रहा तो बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे शिक्षा जगत का भविष्य बहुत ठीक नहीं, क्योंकि इन जो बड़े लीडर हैं इनके बच्चे तो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और विदेशों में पढ़ते हैं। जो आम बच्चा है, जो गरीब बच्चा है हमारे देश का, जो अपने पढ़ लिख के अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है, उस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। तो उसमें सबसे ज़्यादा निवारण तो इसका यही है कि सबसे पहले तो जिम्मेवारी ठीक हो। अगर सरकार की नीयत ठीक है तो ऊपर से नीचे सिस्टम ठीक हो, नीचे से ऊपर कभी ठीक नहीं होता। एजुकेशन मिनिस्टर को उत्तरदायी बनाया जाए, फिर सीबीएसई चीफ, एनईटी चीफ, एनसीईआरटी, जितने भी एजुकेशन की संस्थान है, इनके चीफ की जिम्मेवारी तय की जाए और इनके जो कमेटी उनकी तय की जाए। और जहां भी लैप्स है उन पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये ठीक नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि किसी भी चीज को हड़बड़ाहट करने की जरूरत क्या है। अगर इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता, फिर उसके बाद इसको बजाय 12वीं के 10वीं में पहले इंप्लीमेंट कर लेते, क्योंकि 12वीं स्टेज ऐसी होती है कि वहाँ हर छात्र को अपनी स्ट्रीम चुननी होती है, जिंदगी का अहम पड़ाव है। तो 10वीं में भी इंपॉर्टेंट 10वीं भी है, पर 10वीं में सिर्फ सब्जेक्ट चेक करना होता है। यहाँ जिंदगी में आपको 12वीं बाद पहले स्टूडेंट पे इतना दबाव होता है, पूरे परिवार पे दबाव होता है, साइकोलॉजिकल है, तो उसको अपना एक कैरियर चूज करना होता है। तो यहाँ मतलब कि 12वीं पे सीधा बिना तैयारी के इम्प्लीमेंट करना सबसे बड़ी गलती थी। तो इसको पहले से तैयार करना चाहिए था, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए थी टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, मॉक ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, फिर पायलट प्रोजेक्ट करना चाहिए था, फिर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। मतलब कि हमें ये लग रहा था कि हम तरक्की कर रहे हैं, कंप्यूटर कर रहे हैं, नई नई टेक्निक आ रही है तो हम तरक्की करेंगे। पर हमें याद नहीं, जब हम पढ़ते थे या हमारे से पहले पढ़ते थे, जो सब कुछ फिजिकल होता था, मैनुअल होता था, तब हमें लीकेज की खबर नहीं आती थी, कभी इस तरह की गड़बड़, बहुत छोटी मोटी नकल वकल की कुछ गड़बड़ आती तो ठीक थी। उस टाइम रिवैल्यूएशन भी होता था, रीचेकिंग भी होते थे, सारे काम होते थे। इस तरह की खबरें हमने कभी सुनी ही नहीं थी। और अब जैसे जैसे टेक्निक बढ़ रही है, यानी हड़बड़ाहट में रहते हैं या वेंडर को देने में गड़बड़ रहते हैं, या कुछ लोग सरकार में ऐसे बैठे हैं जो इस तरह के जानबूझ के शिक्षा को ध्वस्त करना चाह रहे हैं, जो इस देश के भविष्य, ये क्या कारण है हमारी समझ से तो बाहर है। पर ये देखा जाएगा कि सरकार आगे कैसे कदम उठाती है, उससे उसकी नीयत पता चलेगा। अगर उसको दुरुस्त करना चाहती है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, जो रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको ठीक ना किया जा सकते। तो अगर सरकार चाहेगी तो ठीक हो जाएगा, अगर नहीं चाहेगी तो फिर इस जनता पे छोड़ा जाएगा कि वो इसको किस तरह से लेती है और सरकार से किस तरह से रिएक्ट करती है, सरकार से अपनी बातें कैसे बनवाती है, ये तो भविष्य ही बताएगा। धन्यवाद, जय। थैंक यू सो मच सर, हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। आई जस्ट होप हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। एंड मेरी ऑडियंस से भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर सकते हैं, और इस वीडियो को हर ग्रुप में ज़रूर शेयर करें सो दैट इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो पाए। थैंक यू।